हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर विद दीपक यादव। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 17th ऑफ जून 2020। तो गाइस आज है 17 जून और है वेडनेसडे। देखेंगे द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर और देखेंगे वेरियस न्यूज़ेस, अलग अलग न्यूज़ देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो गाइज यहाँ पर हम देखेंगे द हिंदू आज का, और यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो पीडीएफ नोट्स के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्टडी मोर विद दीपक, आप ब्रैकेट में यूपीएससी लिखा होगा, आप देखोगे तो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। डेली बेसिस पे आपको जो भी एनालिसिस होता है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। डेली बेसिस पे आपको द हिंदू न्यूज़पेपर जो हाईलाइटेड जिससे हम पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, ये आपको डेली बेसिस पे इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाती है। ऐसा ही एज इट इज़ पूरा न्यूज़पेपर यहाँ पे आ जाता है। तो गाइज ज्वाइन कर लेना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं, एकदम फ्री। तो जाकर ज्वाइन कर लेना, आपको बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। तो देखते हैं आज का न्यूज़पेपर द हिंदू। द हिंदू में आज का खैर हमारे लिए एडिटोरियल और उसका अपोजिट पेज एडिटोरियल वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर और बाकी ज़्यादा न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। एक आधी न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग एडिटोरियल की। जो हमारा 6th पेज होता है एडिटोरियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी। तो एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो एडिटोरियल में सबसे पहले हमारी न्यूज़ क्या है, क्लोज्ड अगेन। क्लोज्ड अगेन से बात आ रही होगी, यानी कि समझ ही गए होंगे कि लॉकडाउन को दोबारा कहीं कहीं पर लगा दिया जा रहा है, लागू कर दिया जा रहा है। वो है अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, यहाँ पर बताया जा रहा है। तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उसने अपना डिसीजन दिया है कि वो लागू करेगी कंप्लीट लॉकडाउन चेन्नई में और कुछ पार्ट्स उसके नेबरिंग पार्ट्स में, जैसे कि यहाँ पर चेंगालपत्तू, कंचीपुरम और तिरुवल्लुर। यहाँ पर ये 12 दिन 19 जून से 12 दिन तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है कोरोना वायरस पेंडेमिक के अगेंस्ट को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद जो नेशनल एक्सपीरियंस हुआ है, नेशनल एक्सपीरियंस देखा है हम सभी लोगों ने लॉकडाउन के साथ, कि लॉकडाउन हम लोगों ने सभी फेस करा है सबने। तो ये बताया जा रहा है कि लॉकडाउन जो है वो एक ब्लंट वेपन है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक खुट्टल वेपन है। क्योंकि लॉकडाउन करने से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कंडीशन जो है और भी बदतर हो सकती है और भी वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। उसके बाद फुल लॉकडाउन फेज की बात हो रही है कि जो जैसे कि आपको पता है हमारी इकॉनमी कैसी है, इकॉनमी की एकदम बुरी हालत हो चुकी है। तो लॉकडाउन के फेज पर, फुल लॉकडाउन फेज गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को काफ़ी सारे काम करने हैं। मास्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग के ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद जितने भी हमारे अगर सस्पेक्ट केसेस हैं उन सबकी टेस्टिंग है, टेस्टिंग को बढ़ाना है और टेस्टिंग को रैंप अप करना है, टेस्टिंग को अवेलेबल करना है यूनिवर्सली। उसको लेकर यहाँ पर इस आर्टिकल में बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ये, नेपाल टाइज है, बनारस एंड बेंगलुरु स्पेक्ट्रम के ऊपर है। यानी कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात हुई है इस आर्टिकल में। और बनारस का नाम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखें, क्योंकि जितना भी जो नेपाल है उसका लिंक जो है वो पहले से बनारस से बहुत ज़्यादा है, उसके लोग बात होगी। फिर बेंगलुरु से कैसे लिंक हुआ, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे और नेपाल के बारे में थोड़ी बहुत बात जानेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो इस आर्टिकल में बात हुई है सिर्फ और सिर्फ इंडिया और नेपाल के रिलेशन की बात हुई है, और कुछ फोकस एरिया की किस किस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देकर चलना चाहिए उसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल में बात करी है राइटर ने। उसके बाद सबसे पहले अब देखते हैं, बनारस जो है वो की स्टोन था इंडिया नेपाल टाइज का। काफ़ी साल पहले से यहाँ पे ये की स्टोन है। क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर जो नेपाल के ब्यूरोक्रेसी हैं, पॉलिटिक्स हैं और भी लोग हैं, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से यहाँ पे पढ़ के गए हैं। और नेपाल के जो इंटेलेक्चुअल सॉफ्टवेयर्स है वो सब यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं। 1980s तक यहाँ पे अफोर्डेबल वे था, एक अफोर्डेबल वे था कि काठमांडू से जो है काठमांडू और बनारस तक की फ्लाइट चलती थी। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फ्लाइट को अब जो है इनसफिशिएंट रही तो स्टॉप कर दिया गया। बाद में क्या करा गया, एक मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर बनाया गया नेपाल एयरलाइन का, जो कि काठमांडू बेंगलुरु से काठमांडू यहाँ पर फ्लाइट चलती है। ठीक। पहले कहाँ से कहाँ चलती थी, बनारस से काठमांडू। तो इसी को लेकर बात हो रही है कि बनारस से लिंक कैसे है यहाँ पर नेपाल को बनारस से लिंक ऐसे भी है, और साथ ही साथ जो लोग ब्यूरोक्रेसी हैं, पॉलिटिक्स हैं, वो सब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं। उसके बाद चेंजिंग नेपाल की बात हो रही है। एक ऑब्वियस चेंज हुआ है नेपाल में, वो सबको देखा है। क्या नेपाल हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आ गई है 250 साल बाद। जो पहले क्या थी, मोनार्की थी। अब नेपाली कांग्रेस यहाँ पे और मोइस लीडर ने क्या करा, क्लेम करा था 1990 में उसको लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर। फिर उसके बाद एबॉलिश हुई मोनार्की 2008 में, और डेमोक्रेसी यहाँ पर लागू हो गई। ठीक। उसके बाद देखते हैं और क्या चीज़ है। यहाँ पर
आज के टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के केपी शर्मा ओली, इनको ने भी देखा होगा। हालांकि यहाँ पर अभी न्यूज़ में है क्यों, ये आज के न्यूज़पेपर में आया क्यों है, आपको पता होगा कि इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ इशू चल रहा है, कुछ जगह को लेकर इशू चल रहा है। वो कौन सा इशू चल रहा है, मैंने आपको डेली बेसिस पे समझाता हूँ, बहुत बार आपको समझा दिया, आपको पता ही होगा। आप यहाँ पर जैसे कि मैं आपको फिर बता देता हूँ, नेपाल है, नेपाल और इंडिया की 3 जगह हैं, पित्तौड़गढ़ में 3 जगह हैं, लिम्पियादुरा, लिपुलेक और कालापानी, वो नेपाल अपनी जगह बताता है। हालांकि अभी प्राइम मिनिस्टर इनके केपी शर्मा ओली ने इसको इन 3 जगह को अपने ही मैप में इंक्लूड करके मैप का वर्जन बदला है, न्यू वर्जन लेकर आए हैं, क्योंकि उन चीज़ों को, उन 3 जगह को इंक्लूड करके, तो उसी को लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसी को लेकर यहाँ पर ये आर्टिकल है कि जो टाइज हैं उन्हें अच्छे से बना के रखे जाएं, जैसे कि हमारे पास्ट में टाइज थे, अभी आप देख रहे होंगे हमारे पास्ट के टाइज बता रहे हैं, पहले के जो हमारा दोनों के टाइज थे वो अच्छी तरीके से अगर आगे भी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। उसको लेकर यहाँ पर आर्टिकल में बात हो रही है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो नेपाल है, ऐसा तो नहीं है कि जो फर्स्ट टाइम करा है ऐसा नेपाल ने, ठीक है, पहले भी नेपाल बहुत बार कर चुका है। 2015 में जो नेपाली कांग्रेस गवर्नमेंट है उसने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा था बिना इंडिया के कंसर्न के, ठीक। अब ग्लोबलाइजेशन में शिफ्ट कैसा हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। डेमोक्रेसी जो है रिस्टोर हुई 1990 में, उसके बाद जो पासपोर्ट मिलने लगे नेपाल में, पासपोर्ट का वो लागू हो गया, पासपोर्ट सबको मिलने लगे, तो पासपोर्ट मिलते ही लोग सबसे पहले बाहर जाने लगे। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन बाहर है वो किस कंट्री की है, वो सिर्फ और सिर्फ नेपाल की है, सबसे ज़्यादा लोग जो बाहर हैं। और 30% जो लोग बाहर हैं वो 30% कंट्रीब्यूट करते हैं पूरा का पूरा जीडीपी में। अब ये आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि 30% नेपाल की जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं जो लोग बाहर रह रहे हैं। अब आप लगा सकते हो कितनी पॉपुलेशन बाहर होगी, है ना। तो उसके बारे में अब बात हो रही है, लोग वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया भागने लगे, स्टूडेंट्स हो गए, स्किल्ड पर्सनल हो गए, ये सब यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ये सब जगह यहाँ पर भरपूर भर भर के जाने लगे, जो आज के टाइम में भी सबसे ज़्यादा लोग भागते हैं, ठीक है, नेपाल में। जापान, साउथ कोरिया, यहाँ सब लोग जाने लगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है, अब नेपाल की पॉपुलेशन जो है आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन, आधे से ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो फॉरेन में काम कर रही है। उसके बाद आप इतना अंदाज़ा ये लगा सकते हो, $8 बिलियन जो है वो ग्लोबल रेमिटेंस है, यानी कि जो लोग रेमिटेंस, जो रकम वो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी वजह से जो नेपाल में पैसा आ रहा है, ठीक है, नेपाल में पैसा आ रहा है, वो रेमिटेंस होता है हमारा। $8 बिलियन का ग्लोबल रेमिटेंस जो है अकाउंट फॉर नियरली 30% जो है नेपाल का नॉमिनल है, नेपाल्स नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। इसी की वजह से यहाँ पर मोस्ट रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्री कौन सी कहलाती है वर्ल्ड में, हमारी नेपाल, क्योंकि यहाँ पर आधे से ज़्यादा, फिर कह रहा हूँ बहुत, मतलब काफ़ी हद तक मात्रा में जो लोग हैं वो बाहर विदेश में काम कर रहे हैं। और आप कभी जाओगे नेपाल में तो आप देखोगे जगह जगह सब पोस्टर्स वगैरह लगे हैं कि यहाँ पढ़ाई करने जाएं, यहाँ पढ़ाई करने जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ सब इन सब के पोस्टर्स, एडवर्टाइजिंग, एजुकेशन के पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं और क्या चीज़ है। और अब यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन कैसा हुआ है, कि जो नेपाल के यहाँ पर अब लोग हैं इतना, इंडिया में इतना लोग नहीं आते हैं, बट जो यहाँ पर इंडिया में नहीं आते हैं उसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो बॉन्ड है जैसा प्रीवियस जनरेशन्स में था और बेटर अंडरस्टैंडिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं है। जैसे कि पहले आते थे, पहले यहाँ से पढ़ पढ़ के जाते थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जैसा हमने भी पढ़ा था, है ना, लेकिन अब नहीं आते हैं। तो ये हमारा जैसे प्रीवियस बॉन्ड थे वो ज़्यादातर अब वैसे बन के नहीं चल रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद जो नेपाल का ट्रेड है इंडिया से वो उसको बताया गया है, पूरा का पूरा रिलेशन है, आप नोट्स बना लेना इसके। जो नेपाल का ट्रेड है इंडिया से वो हालांकि बढ़ता हुआ आया है और आगे भी बढ़ता रहेगा। नेपाल से एक्सटर्नल ट्रेड है अराउंड यहाँ पे $12 बिलियन एनुअली यहाँ पर ट्रेड करता है इंडिया और नेपाल। इंडिया जो है वो कंटिन्यू है, एक लार्जेस्ट इन्वेस्टर है नेपाल में जो इन्वेस्ट करती है। जो मैसिव अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसा कि अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो उसका नाम है अरुण 900 MV हाइड्रो इलेक्ट्रिक यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। जब ये कंप्लीट हुआ 5 साल में तो इसको प्रोड्यूस करा जाएगा, ठीक है, उसको लेकर बात हो रही है। और फिर उसके बाद फोकस एरियाज़ की बात हो रही है। उससे पहले हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप विद इंडिया और नेपाल के। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है इंडिया विद ओपन बॉर्डर्स, नेपालीज जो है अलाउड टू लिव एंड वर्क फ्रीली, नेपालीज जो हैं वो अलाउ हैं कि यहाँ पर आएँ और काम करें फ्रीली, बट यहाँ पे ऐसा भी है नहीं, लोग जो हैं वो विदेशी जाते हैं सबसे ज़्यादा नेपाल के, ठीक। ये एक अगर वो लोग आते हैं इंडिया में तो एक यहाँ पे नेपाल को एक यूनिक एडवांटेज प्रोवाइड करा सकता है।
हालांकि अभी तो कर कुछ आ नहीं सकते, अभी तो कोविड-19 चल रहा है। अब कुछ हमारे फोकस एरिया हैं, फोकस एरिया को लेकर बात हो रही है। वो क्या हो रही है, हम रिलेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इंडिया फॉर इट्स पार्ट यहाँ पे उसको फोकस करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए बॉर्डर एरियाज पे। जो जहाँ बॉर्डर है हमारा इंडिया नेपाल का, वहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहिए नेपाल के साथ। अच्छे बहुत बेटर रोड्स बनाने चाहिए और शॉपिंग मॉल्स वगैरह बनाने चाहिए, ताकि लोग जब आपस में मिलजुल करेंगे तो मिलेंगे और यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशंस भी काफ़ी हद तक अच्छे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये इकोनॉमिक पल्सिस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक, तो उसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद जो बनारस है वो हमेशा ही एक कीस्टोन रहेगा, बट लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में जो रियलिटी है वो बेंगलुरु से रिलेट हो गई है, कि बेंगलुरु से ही अब यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। अब लोग जानते हैं कि बेंगलुरु मतलब बेंगलुरु से स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो फ्लाइट जाती है वो बेंगलुरु और काठमांडू की कनेक्ट है। पहले जो सबसे पहले कनेक्ट होती थी बनारस और काठमांडू की कनेक्ट होती थी, तो उसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है। आर्टिकल हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा रूरल इंडिया है, द न्यू वायरल फ्लैश पॉइंट। इसकी यानी कि रूरल इंडिया, अब यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज को बात हो रही है कि अगर लॉकडाउन वगैरह, जैसे कि लगता है कोविड-19 से रिलेटेड है हमारा को पूरा पूरा का पूरा आर्टिकल, कि कोविड-19 जैसे कि अभी हमारा लॉकडाउन हुआ तो जो हमारे चीज़ों को जो फेस करने को मिली हैं वो जो है रूरल एरियाज़ को ज़्यादातर फेस करने को मिला है, गांव के लोगों को ज़्यादातर फेस करने को मिली है, अर्बन एरियाज़ को हालांकि कम फेस करने को मिला है। और ये क्या कहा जा रहा है कि आगे अगर लॉकडाउन बढ़ता है या फिर जो केसेस हैं, केसेस अगर तेज़ी से बढ़ते हैं तो हमें रूरल एरियाज़ पे ज़्यादातर ध्यान देना है, वहाँ पे एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करानी है, अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, हर चीज़ प्रोवाइड करानी है रूरल एरियाज़ में। क्योंकि अगर फैलता है तो, क्योंकि अगर रूरल एरियाज़ में फैलेगा तो वहाँ नहीं रुक सकता। इसको लेकर यहाँ पर बात कही जा रही है। तो देखते हैं आर्टिकल। जैसे कि हमारी 3 मेडिकल सर्विसेज अर्बन एरियाज है, अर्बन एरियाज तो अच्छी खासे हमारे डेवलप्ड हैं। जैसे कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ पे केसेस तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं, हर एक दिन रिपोर्ट हो रहे हैं तेज़ी से केसेस। और अनप्रिपेयर्ड, क्लियरली अनप्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड किसे कहा जा रहा है, हमारे रूरल एरियाज़ को। वी आर नाउ फेसिंग, यहाँ पे हम लोग फेस कर रहे हैं एपिडेमिक यहाँ पे कोरोना वायरस को। जैसे कि हम सबको पता ही होगा 65% जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो है रूरल में। ठीक है, अगर रूरल में फैलती है, जो लार्ज वर्नरेबल मेजोरिटी अगर रूरल इंडिया में यहाँ पर अगर यहाँ पे फैलती है, तो अभी जो लार्ज मेजोरिटी है रूरल एरियाज़ की, वो अभी उन्होंने फेस करा ही नहीं है ये केस। अभी सिर्फ थोड़ी बहुत ही लोगों ने यहाँ पर ये जो कोरोना वायरस को यहाँ पर फेस करा है इस चीज़ों से रिलेटेड। अगर लार्ज मेजोरिटी फेस करेगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी पूरी कंट्री में, कि कैसे कैसे निपटाएं फिर हर चीज़ को, उसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी लागू करा, रिलैक्सेशन करा, इस रिस्ट्रिक्शंस में जो है उसको रिलैक्स करे, मूवमेंट्स करे। तो यहाँ पर ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा और डेंजरस हो सकता है, मोर डेंजरस हो सकता है इस पेंडेमिक को लेकर, कि यहाँ पर अगर हर चीज़ को छूट मिल जाती है तो लोग घूमेंगे फिरेंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर और फैल सकता है। अगर हम इम्पोर्टेशंस की बात करें अर्बन टू रूरल की, अर्बन एरियाज जो हमारे शहर से अगर हम अपने गांव वाले एरियाज में आए, तो एक जो है रूरल वेव को यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम चलें अर्बन से रूरल एरियाज़ पे, तो इंडिया को ज़रूरत है कि एक स्टेज सेट करे हमारे रूरल एरियाज़ के लिए, क्योंकि इंडिया जो है वो पूरा का पूरा अनप्रिपेयर्ड है इस एपिडेमिक को लेकर। अगर एपिडेमिक ये हमारा कोरोना वायरस है ये अगर फैलता है हमारे रूरल एरियाज़ में, तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा परेशानियाँ फैल सकती हैं। हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा डिवाइड है यहाँ पे देखा है रूरल और अर्बन एरियाज़ में। हालांकि रूरल एरियाज़ की खस्ता हालत है और अर्बन एरियाज़ में है थोड़ा बहुत अच्छा खासा। उसके बाद लॉकडाउन जो हमारा हुआ, लॉकडाउन जो है उसने दोनों की कमर तोड़ दी, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, दोनों की हालत ख़राब हो गई इस चीज़ को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि आप देख ही सकते हो कितनी परेशानी लोगों ने फेस करी है। ठीक है, हालांकि रूरल वालों ने, रूरल एरियाज़ वालों ने ज़्यादा फेस करी है, तो उसको लेकर बात हो रही है। जो रूरल वेव है हमारी वो तो अभी बिगिनिंग पर ही है, यानी कि अगर केस वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं फैले हैं, लेकिन जो हमारे अर्बन है, अर्बन तो पीक पर है, अर्बन एरियाज़ में हमारे बहुत ज़्यादा केस फैल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर लॉकडाउन जो है इसने यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो रूरल हमारा एरियाज़ है वो हमारा बिगिनिंग पर है, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ है उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है, वो पीक पर है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। ये हमारी अप्रोच क्या रखनी चाहिए, हम लोगों को अप्रोच रखनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है कि हम एजुकेट करें रूरल पीपल को हर चीज़ को लेकर, कि भाई इस चीज़ से ऐसे निपटना है। ठीक है, एजुकेट करेंगे तो वो उस चीज़ को फॉलो करेगा। एजुकेट करें किस चीज़ से, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैसेजेस थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, हर चीज़ से हम लोग एजुकेट कर सकते हैं उन लोगों को। उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है कि जो है हम लोग उन लोगों को बताएं कि सेल्फ प्रोटेक्शन ही आपकी जो फैमिलीज़ वगैरह को बचा सकती है।
तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर हम बात करेंगे, तो फिर इस चीज़ से हम लोग टैकल कर सकते हैं। और हर मैन और वीमेन जो भी हो उसको, या फिर बच्चा हो चाहे मैन हो चाहे वीमेन हो, उन लोगों को कॉटन क्लॉथ का मास्क है वो पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब भी वो घर से जाएं ये चीज़ उन्हें बताई जाए, इस चीज़ से अवेयरनेस फैलाई जाए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहने, उसके बाद हाथ को हाइजीन करते रहें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें। उसके बाद यहाँ पे एक और स्टेप बताया जा रहा है कि स्टेप और क्या लिया जाए, जो कि लोग अगर आते हैं अंदर, जो हमारे रूरल एरियाज़ में अगर अंदर आते हैं लोग, तो उनको क्या करना है, अगर वो रेड जोन से ग्रीन जोन में आता है कोई भी, अगर ऐसा ही हालांकि हमें अर्बन में भी करना है कि अगर रेड जोन से ग्रीन जोन में आता है तो उसको क्वारंटीन करना है। कि मैंने अभी बताया रेड जोन से ग्रीन जोन में आता है और उसके टेस्टिंग वगैरह करनी है, पीसीआर टेस्ट करना है। पीसीआर टेस्ट क्या होता है, हमारा पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था और डिटेल में इसकी पूरा नोट्स पढ़े हुए हैं, टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर लेना। आरटीपीसीआर है इसका फुल फॉर्म, फुल फॉर्म कह रहा हूँ, फुल नेम इसका आरटीपीसीआर है। फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जो हमारा आरएनए होता है, जो कि वायरस अटैक करता है हमारा आरएनए को, राइबोन्यूक्लिक एसिड को, उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग डीएनए में, देन टेस्टिंग कराई जाती है। तो उसको लेकर यहाँ पे बात करी गई है। इसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा मैंने नोट्स डाल रखे हैं, उसका टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लेना गाइस। इंपॉर्टेंट है पीसीआर टेस्ट, तो यानी कि पीसीआर टेस्ट करवाएं, और जो लोग आ रहे हैं उनको जो है क्वारंटीन करें, आइसोलेशन में रखें। तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात हो रही है ना। और बात हो रही है जिनके ऊपर कुछ हल्के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी कि जिनको स्टार्टिंग में अगर कुछ है ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं शुरुआत में, तो उनको क्या करना है, होम आइसोलेशन करना है। होम आइसोलेशन के साथ हर चीज़ उनके एसेंशियल्स प्रोवाइड करानी है, मेडिकल सप्लाईज देनी है, और यहाँ पर हर चीज़ जितनी भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हम प्रोवाइड करा सकते हैं, उन चीज़ों को प्रोवाइड करानी है। देन उसी के बाद ही हम इन चीज़ों को टैकल करके चल सकते हैं। अगर हम लोग अगर सोते रहेंगे ऐसे ही, तो रूरल वेव जो है हमारा, इस चीज़ को हम रूरल एरिया से हम लोगों को उस चीज़ को लेकर टैकल नहीं कर पाएंगे। तो उसको लेकर बात हो रही है, रूरल इंडिया की यहाँ पर बात हो गई है, और किस चीज़ से टैकल, कैसे कैसे हम लोग मेजर्स रखें कि उन चीज़ से निपट सकें, उसको लेकर बात हो गई है। तो गाइज आपको जो आपने आंसर में लिखना है वो इन चीज़ों से ही रिलेटेड लिखना है। उसके बाद चलते हैं अपोजिट पेज पर एडिटोरियल के। यहाँ पर जो ये वाला आर्टिकल है इसकी बात हो रही है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है फोर्स मेजर। फोर्स मेजर के बारे में पूरी बात हो रही है, गॉड्स एंड गवर्नमेंट्स को लेकर ये जो आर्टिकल लिखा गया है। कोविड-19 इसे कहा गया है, ये फोर्स मेजर नहीं है। ये फोर्स मेजर होता क्या है, तो इसके लिए चलते हैं हम लोग टेलीग्राम पर पूरा के पूरा नोट्स डाल रखे हैं। फोर्स मेजर के बारे में हम लोग चीज़ें जानेंगे। ये न्यूज़ में क्यों है फोर्स मेजर, क्योंकि जो कोविड-19 का हमारा पेंडेमिक है, इंडियन रेलवेज ने डिसाइड किया है कि जो ये पीरियड है हमारा 22 से जब लॉकडाउन हुआ 14 तक, उसके बाद यहाँ पर इसे कहा गया है, इसे डिक्लेयर करा जाएगा फोर्स मेजर पीरियड। फोर्स मेजर क्या होता है, फोर्स मेजर होता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट जो कि ह्यूमन के कंट्रोल वगैरह में नहीं होता है, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल होता है। जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, गॉड की यहाँ पर नेचर की प्रकृति का करना है, यहाँ पर गॉड का एक्ट ऑफ गॉड कहा गया है। जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी हो गई, और यहाँ पर हमारे और चीज़ें हो गई, साइक्लोन्स वगैरह होगा, ये सब चीज़ें जो कि एक्ट ऑफ गॉड कहा गया है। ऐसे ही यहाँ पर इसको भी डिक्लेयर करा गया है। तो उसको लेकर यहाँ पर ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो हमारा पीरियड है, अभी लॉकडाउन का पीरियड निकला, वो फोर्स मेजर पीरियड है। और इसी लॉकडाउन में उसको बात हो रही है। अब फोर्स मेजर की, हमने फोर्स मेजर के बारे में पढ़ा, तो इसी को लेकर बात हो रही है। इस आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए, इसमें से जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है भी नहीं। जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारा मेन जो है उसका कॉन्टेक्स्ट जानना कि फोर्स मेजर है क्या, ठीक है। कोविड-19 को कहा गया है कि फोर्स मेजर नहीं है, बट जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन इट इज़ द लॉकडाउन है, वायरस नहीं है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है हर चीज़ को मुश्किल देखनी पड़ी है। एयरलाइंस, होटल्स, कैटरर्स, हर चीज़ को लेकर यहाँ पर चीज़ों को मुश्किल हम लोगों ने देखी है, ठीक है। तो उसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा फॉर बेटर कंडीशन ऑफ वर्क को लेकर। माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं रिटर्न हुए हैं, अपने विलेजेस गए हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी झेली है माइग्रेंट वर्कर्स ने, पैदल पैदल गए हैं। कोई कैसे कैसे गए, आपने न्यूज़ देखी होगी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी उन लोगों की, कैसे कैसे गए। तो उसी को लेकर बात हो रही है कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कराया जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हमारा एक स्कीम भी है, वो है हमारा मनरेगा। यहाँ पर उसको लेकर बात कर रहे हैं। तो मनरेगा हुआ क्या, होता क्या है, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। टेलीग्राम नोट्स पर हमने मनरेगा के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ लेते हैं। तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका है, देख लेना आप। यहाँ पर हमने इसी मैसेज को फॉरवर्ड करा है वापस, ठीक है, अपने ही चैनल से। क्योंकि हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो डेली बेसिस पे चीज़ें जो मिल रही हैं वो हम बार बार रिपीट होती रहती हैं, यहाँ पर हम कवर करते रहते हैं, ठीक। इसे GS2 से आप रिलेट कर सकते हैं। मनरेगा की थोड़ी बहुत हिस्ट्री देख लेते हैं। 1991 में जो PV नरसिम्हा राव है, गवर्नमेंट है,
उन्होंने प्रपोज करी थी ये स्कीम, और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए यहाँ पे स्कीम लाई गई थी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि एग्रीकल्चर लेबर यहाँ पे लीन सीजन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करती है बॉडी, एनहेंस्ड फूड सिक्योरिटी के लिए। और जो स्कीम है इसे कहा गया था एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, लेकिन बाद में इसे क्या किया गया, मनरेगा। आफ्टर द मर्जर विद फूड और वर्क प्रोग्राम को इसे मर्ज किया जब 2000 में, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका नाम बदल दिया गया। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि 100 दिन का जो है वो वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। रूरल जो हमारे गांव के अनस्किल्ड लेबर हैं, मजदूर वगैरह हैं, उनको 100 दिन का जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंक्रीज करा जाए, और जो माइग्रेशन ऑफ लेबर है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज उनको यहाँ पर डिक्रीज करा जाए, यानी कि जो लेबर हमारे रूरल से अर्बन एरियाज में चले जाते हैं उनको डिक्रीज़ करा जाए। क्यों डिक्रीज़ करेंगे, जब हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपनी जगह पर ही देंगे, जब वो जहाँ रहते हैं वहाँ वहीं पर उन्हें हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे, काम देंगे, तो फिर वो ऑब्वियसली क्यों जाएंगे बाहर, वहीं पे बैठ के काम करेंगे। तो यहाँ पर उसके बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। तो यह हमने जब ये पढ़ा था तो हमने कुछ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कुछ यहाँ पर जो है अनाउंस करा था, उसको लेकर हमने चीज़ को यहाँ पर ये पढ़ा था, ये न्यूज़ थी, ठीक। तो अभी हम चलते हैं वापस और देखते हैं। तो मनरेगा के बारे में पढ़ा, तो उसी को लेकर बात हो रही है कि जो यहाँ पर हम लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रखना है, जो भी हमारे वर्कर्स वगैरह माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको, और साथ ही साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो इंडियन सिटीज़ हैं वो कोऑपरेटिव्स और यूनियन की तरह यहाँ पर काम करें, कैन फॉर्म कोऑपरेटिव्स और यूनियंस, यानी कि जितने भी लोग वापस आए हैं वो घर पे आए हैं अपने अपने, फिलहाल आधे से ज़्यादा तो अभी जाएंगे भी नहीं, आप देखना चाहें तो। यहाँ पर उन्हीं को लेकर बात हो रही है कि घर पे आए हैं तो साथ में मिलकर, एक कोऑपरेशन में मिलकर यहाँ पर काम करें वो लोग, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों ने झेली है। उसके बाद यहाँ पे मनरेगा से ही कुछ बात हो रही है उसको लेकर कि जो वर्कर्स को लेकर कि जो साइट है कभी कभार ओपन नहीं होती है मॉनसून सीजन में, तो यहाँ पर क्या करना है, एट एनी गिवन एरिया यहाँ पर साइट्स जो है ओपन नहीं होती हैं, तो उसको लेकर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर रजिस्टर वगैरह करना पड़ेगा गवर्नमेंट से। फिर उसके बाद तो क्या कह रहे हैं कि अगर साइट वगैरह नहीं ओपन होती है तो जो मनरेगा का यहाँ पे फंड होता है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि जो मनरेगा को हर अगर हम उसको एक बेटर शेप दे सकते हैं कि जो उसका फंड होता है उसको हम यूज़ करें विमेन और आर्टिजन्स को, उनके ऊपर हम लोग अगर यूज़ करें टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग करें उस फंड से, तो वो उन लोगों को बेनिफिट्स हो सकता है। तो ये हमारा एक ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये छोटे छोटे जो सॉल्यूशंस है ना, इनको आप नोट करके रखा करो। ये छोटे छोटे सॉल्यूशन जो डेली बेसिस पे हम लोग डेली ही बेसिस पे कुछ सॉल्यूशंस वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो इनको आप नोट करके रखा करो। आगे जो आप क्वेश्चन जब आंसर राइटिंग करोगे तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और एक ही बार में आपके दिमाग में भंडार भरा रहेगा ना, तो आप धड़ाधड़ आपका आंसर आपके हाथ रुकने का नाम ही नहीं लेंगे, अगर आपके पास सॉल्यूशंस ढेर सारे रखे हुए हैं और इन चीज़ों से रिलेटेड। हालांकि हम माइग्रेंट लेबर से लेकर हम लोग काफ़ी समय से जो है आर्टिकल इसको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, हर बार नए सॉल्यूशन निकलते आ रहे हैं। जैसे कि अभी हमारा कल भी आया था आर्टिकल, तो कल क्या सॉल्यूशन आया था कि हेल्थ इंश्योरेंस उन्हें प्रोवाइड करा दी जाए, हेल्थ इंश्योरेंस से उनको लोगों को बेनिफिट्स मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बेनिफिट वो लिख सकते हो, एक बेनिफिट ये लिख सकते हो कि मनरेगा का जो फंड है उनसे जो फंड से जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग कर दी जाए तो उनको बेनिफिट्स हो सकता है। और भी चीज़ें ऐसे हैं कि अगर डेली बेसिस पे अगर आप सॉल्यूशंस वगैरह नोट करते हुए चलोगे, तभी तो कहते हैं नोट्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, तो नोट्स बनाते हुए चलना। तो यहाँ पर और क्या बात हो रही है, अरेंजमेंट्स जल्दी से जल्द करे जाएं ताकि हम लोग जो है अरेंजमेंट्स करे जाएं ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी इस चीज़ को टैकल करके चल सकें, और माइग्रेंट लेबर्स की भी हेल्प हो जाए और इंडिया की जीडीपी भी सुधर जाए। तो उसको लेकर बात हो रही है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट क्या कहता है, जो फ्यूल है, फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं, डीजल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं, उसको लेकर यहाँ पे ये डेटा है। साथ ही साथ हमारा ये कार्टून है, कार्टून आप देख सकते हैं कि स्टेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये सब दबा के वो जो है पैसा वगैरह ले रहे हैं, पैसा आ रहा है लेकिन जो है सब वो पैसा लग नहीं रहा कहीं, उसको लेकर बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर ये आर्टिकल में हमारे लिए एक टर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है, एम्पीलेट्स, ठीक है। एम्पीलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एम्पीलेट्स होती क्या है, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि डिटेल में ये है क्या। और ये जो स्कीम है एमपीलेट की, इसको सस्पेंशन में ला दिया गया, यानी कि इसको रोक दी गई है इस स्कीम को गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी को लेकर ये आर्टिकल है। तो सबसे पहले हमें अब देखो आर्टिकल है, अब हम टाइम कहाँ वेस्ट करेंगे अगर हम इसे पूरा का पूरा देखते रहेंगे। कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो एमपीलेट है हमारी स्कीम है, ये
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, अगर हम इसको चीज़ को पूरा का पूरा आर्टिकल देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी क्या जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आप यहाँ पर पढ़ोगे लेकिन आपकी कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो टाइम वेस्ट ही होगा। तो हम लोग देखेंगे ये आर्टिकल में लास्ट में क्या कहना है, इसका सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं इसको लेकर, और यहाँ पर एमपीलेट के बारे में जानेंगे। तो एमपीलेट के बारे में जानने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डेली बेसिस पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। एमपीलेट की फुल फॉर्म क्या है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। यहाँ पर ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा फॉर्मुलेट करी गई 23 दिसंबर 1993 में, और इनेबल करती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कि रिकमेंड करें डेवलपमेंट वर्क। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो डेवलपमेंट के लिए अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जहाँ जाके वो लोग हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहाँ के लिए जो है रिकमेंड करें कि हाँ यहाँ डेवलपमेंट होना है, तो उसका जो फंड होगा फंड दिया जाएगा और वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होगा। इनिशियली जो ये स्कीम एडमिनिस्टर करी जाती थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, लेटर फिर बाद में क्या करा, अक्टूबर 1994 में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट है मोपसी, इसको ये देखने लगी, उसको लेकर बात हो रही है। राज्यसभा के मेंबर्स हैं, लोकसभा के मेंबर्स हैं, इसके अंदर एमपीज जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो रिकमेंड करते हैं अप टू 25 लाख का यहाँ पे पूरे साल यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि डेवलपमेंट होना है। उसके बाद 25 लाख का हम लोग नेचुरल कैलेमिटी को रिलेटेड यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए 25 लाख से 1 करोड़ तक का हम लोग इस जो एमपी है वो रिकमेंड करता है, ठीक है। उसके बाद जो एमपी है वो एलोकेट करता है 5 करोड़ रुपए पर साल, सिंस 2011-12 में 5 करोड़ रुपए पर ईयर एलोकेट करने के लिए यहाँ पर करता था। उसको इंक्रीज कर दिया गया 5 लाख इन 1993 से यहाँ पर 2 करोड़ कर दिया गया था 1998 में, फिर 2011 में यहाँ पर 5 करोड़ कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे 5 लाख था, फिर उससे 5 करोड़ करा गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो है एंटाइटलमेंट रिलीज करते हैं 2 इंस्टॉलमेंट में, 2.5 करोड़ करके यहाँ पर दिया जाता है, जिस तरीके से इन चीज़ों से डेवलपमेंट करा जाए। और ये हमारा जो स्कीम है ये एससी और एसटीज़ को भी, कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा इसके डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करती है। और जो टॉप 5 स्टेट्स हैं जिनकी यहाँ पर ये बताया जा रहा है हाई यूटिलाइजेशन हुआ है एमपीलेट का, वो क्या कौन कौन से स्टेट हैं, तेलंगाना, सिक्किम, छत्तीसगढ़, केरला एंड वेस्ट बंगाल। और जो टॉप बॉटम 5 स्टेट्स है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 5 बॉटम स्टेट कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं जो हाईएस्ट इसका यूटिलाइजेशन करती हैं फंड का, यानी कि जो हाईएस्ट डेवलपमेंट होता है जहाँ पर इस फंड से, वो यहाँ पर है लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दिल्ली, ठीक है। उसके बाद करंट ईयर की बात करें 2017-2018 की जो मेजोरिटी स्पेंडिंग हुई है एमपीलेट की, वो हैपन हुई है 2 सेक्टर्स में। वो कौन कौन से 2 सेक्टर में सबसे ज़्यादा हुई है, रेलवेज में, रोड पाथवेज और ब्रिजेस में यहाँ पर सबसे ज़्यादा, और अदर पब्लिक एक्टिविटीज़ में। एजुकेशन, वाटर सैनिटाइजेशन सेक्टर्स रिसीव्ड लेस फंडिंग, यहाँ पे एजुकेशन वगैरह ने कम फंडिंग हुई है, यहाँ पर कम डेवलपमेंट हुआ है। बाकी जो चीज़ों में यहाँ पर रेलवेज वगैरह में ज़्यादातर फंडिंग करी गई है इसको लेकर, ठीक है। तो ये हमारा ये जो स्कीम है कि फंड जो प्रोवाइड कराते हैं इसको रोक दिया गया है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि इसे सस्पेंड करना है, ठीक है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर फिर आर्टिकल में क्या कहना है राइटर का कि जो स्कीम है ये डेवलपमेंट को लेकर, तो लोकल पीपल के, तो इस स्कीम को शुड बी रिस्टोर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, यहाँ पर इसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करा जाए, ठीक है। रिस्टोर करना चाहिए इसे जल्दी से जल्दी, ये नहीं करना चाहिए कि सस्पेंड करें, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने करा है अपना, कर लिया है हमने गाइस पूरा का पूरा न्यूज़पेपर को एनालाइज कर लिया है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको डेली बेसिस पे चीज़ें मिल जाएंगी। तो गाइस आज के लिए बाय बाय।